हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। और इसे भौतिक रसायन के रूप में जानते हैं। ये हम लोग क्लासिफिकेशन में प्रीवियस क्लास में जान रहे थे। और केमिस्ट्री के जो सिलेबस हैं हमारे, उनमें से एक पार्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है फिजिकल केमिस्ट्री और कौन से इसमें ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें हमें यहाँ स्टडी करना है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्टेड होते हैं इन केमिकल्स के लिए, जिनका भी स्टडी इस वाले पार्ट में करें। तो पहले साइंस, फिर साइंस का क्लासिफिकेशन, और साइंस में केमिस्ट्री आई तो केमिस्ट्री की सब ब्रांच में आए फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में। बच्चों, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंस का कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आदि आदि का स्टडी करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री की ही सब ब्रांच है, यानी रसायन विज्ञान की वह उप शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक पदार्थ के लिए उसको प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं, फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उस केमिकल सब्सटेंस को इफेक्टेड करते हैं। इन सारे चेंजेस का स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसे नॉमिनेट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो बहुत अच्छा पार्ट है ये, सब ब्रांच है केमिस्ट्री का। यहाँ फैक्टर्स इफेक्टिंग तो जानेंगे ही, और साथ में कुछ केमिकल चेंजेस के कारण, फिजिकल चेंजेस के कारण जो वेरिएशंस बनते हैं उनसे रिलेटेड फार्मूला, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल सेक्शन कह लें, वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है। तो पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि इफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। बच्चों, केमिकल सब्सटेंस का नेचर अगर स्टडी किया जाए तो सराउंडिंग्स में या प्रकृति में इनके 3 स्टेट्स अवेलेबल हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 सब्सटेंस ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपस्थित है। अब इनमें से अगर इफेक्टिंग फैक्टर्स का डिस्कशन करें तो फर्स्ट फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर, ताप। बच्चों, जब टेम्परेचर का स्टडी करते हैं तो यूनिट्स आते हैं यहाँ, जो जिनको लेकर के हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, और ये यूनिट्स हैं आपके डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए केल्विन टेम्परेचर, और कई बार ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को A0 से भी आप आगे पढ़ सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, जिनको हम टेम्परेचर इफेक्टिंग केस के लिए पढ़ेंगे। सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू प्लेस करते हैं, यानी 273 प्लेस करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये आपका परम ताप ऐड होने पर केल्विन टेम्परेचर बन जाता है। इसी तरह से अगर 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें केल्विन में, देन 273 ऐड करके इसको कन्वर्ट करेंगे 300 केल्विन में। तो बच्चों, ये तो टेम्परेचर है जिसका हम चेंज कर लेते हैं, और जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा करेंगे इसका, कि अगर केल्विन टेम्परेचर दिया है, सपोज दैट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 टेम्परेचर को माइनस करना होगा, और जब माइनस करेंगे तो वो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो ये इंटरचेंजेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में ये चेंजेस टेम्परेचर के लिए मिलेंगे। और इससे रिलेटेड दो पार्ट्स हैं जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आप जान पाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स, जिन्हें हम क्वथनांक और हिमांक ताप कहते हैं। और ये सभी केमिकल्स के लिए वो अपनी कोई स्टेट रखते हो उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो जब आप कंपाउंड का स्टडी कर रहे होंगे यहाँ, तो उनके लिए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर के इफेक्टिंग फैक्टर्स के लिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स का भी स्टडी। जैसे जनरली वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं। ये वो स्टेट है जहां पर वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है, बिकॉज वाटर नॉर्मली लिक्विड स्टेट में है और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं देन इस समय इसकी फॉर्म गैस में कन्वर्ट होती है। और जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, देन ये फ्रीजी हो जाता है। फ्रीजी होकर के आइस का फॉर्मेशन करता है और ये स्टेट इसकी सॉलिड हो जाती है। तो वाटर का ये है इनिशियल चेंजेस उसकी स्टेट में, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर केमिकल्स। नाउ सेकेंड फैक्टर, प्रेशर। दाब। और जब प्रेशर डिनोट करते हैं बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये आपको यूनिट मिलता है और इसका इंटरचेंजेस करने को भी देख पाते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं 1 atm इक्वल्स टू 760 mm और या cm में कन्वर्ट करें देन 76, बट मोस्टली ये इंटरचेंज आपको यहां मिलता है। और सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंस अवेलेबल हैं उन सभी के लिए प्रेशर इफेक्टेड है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रत्येक सब्सटेंस पर अपना फंक्शन शो करता है। तो एज अ फैक्टर हम यहाँ इस प्रेशर को पढ़ेंगे, सिंबलाइज करेंगे इसको P से, और जैसे सिंबलाइज किया था टेम्परेचर को T से, टेम्परेचर फॉर T एंड प्रेशर फॉर P। और जब पार्शियल प्रेशर डिनोट करेंगे किसी केमिकल के लिए, उसका आंशिक दाब जब प्रदर्शित करेंगे, तो आंशिक दाब के लिए हम इन्हीं प्रेशर्स को डिनोट कर लिया करते हैं जो भी सब्सटेंस है उनके काउंटिंग के अकॉर्डिंग P1, P2, P3 आर मोर देन। सो दिस टाइप ऑफ प्रेशर्स आर नोन एज पार्शियल प्रेशर, इन्हें आंशिक दाब कहते हैं। देन इसके बाद बच्चों अगला जो फैक्टर्स है वो है वॉल्यूम, और ये है आयतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर का इन पर प्रभाव पड़ता है। वॉल्यूम प्रभावित हो जाता है किसी केमिकल्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें या प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज भी करें। तो वॉल्यूम के को सिंबलाइज करते हैं V से, और जो भी हम लोग यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के कंटेंट पढ़ने वाले हैं रूल्स में, वहां पर इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। वहां जानते हैं कि क्या इनके फार्मूले बनते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, तो बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आर द बेस्ट एग्जांपल। और केवल यहाँ फार्मूले दे दूं, यूनिट में आपको डेरिवेशन से बताऊंगा कि किस तरह से इनको डेरिवेट करते हैं फार्मूले को। बायल्स लॉ के लिए फार्मूला होता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ प्रेशर का वॉल्यूम से रिलेशन पता चलता है, और जब हम चार्ल्स लॉ स्टडी करते हैं देन V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये इनका रिलेटिव फार्मूला है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। जबकि प्रेशर का पार्शियल प्रेशर से रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ में, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और प्लस डैश। इस तरह से हम यहाँ इसको सबमिट करते हैं। तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड केस हैं, ये लॉ में भी हमें मिलने वाले हैं, और फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी वहां पर सॉल्व करेंगे।
बच्चों नेक्स्ट फैक्टर है डिफ्यूजन रेट, जिसे R से सिंबलाइज करते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, और स्पेशली गैस केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसका रेट मेजर करते हैं, डिफ्यूजन रेट। तो सबसे पहले ये जाने कि डिफ्यूजन क्या है। तो एक एक्सपेरिमेंट से आपको बताता हूँ कि कैसे सब्सटेंस डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। वैसे ये बेसिक नेचर ज़्यादातर जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें प्रेजेंस रखता है, बट गैसियस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर हम ये क्लोज वेसल लें, टेस्ट ट्यूब लें, और एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन भरी है, जबकि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया जाए तो ये डिफ्यूज्ड होते हैं। और डिफ्यूजन का डिफाइन करें तो हायर कंसंट्रेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, वो लोअर कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस की ओर पास आउट होते हैं, यानी अभिगमन करते हैं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा पार्ट आपका होमोलॉगस ना हो जाए। तो अगर हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब को माउथ पार्ट से एक दूसरे पर उल्टा करें, कुछ इस तरह डायग्राम मिलेगा। और हाइड्रोजन और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफ्यूज होना स्टार्ट करें ऐसे। कुछ इस तरह से। तो इस तरह का जो प्रोसेस है बच्चों ये है डिफ्यूजन। अब जब ये डिफ्यूजन हम देख रहे हैं तो ये होने में कोई ना कोई एक निश्चित टाइम होगा, उसी टाइम ड्यूरेशन को यानी डिफ्यूजन के टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं डिफ्यूजन रेट से, और इसे कहते हैं विचरण की दर। सिंबल लेते हैं R, और इसका रिलेशन है बच्चों डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट से। डेंसिटी को घनत्व कहते हैं, सिंबल लेते हैं D फॉर डेंसिटी। डेंसिटी को कहते हैं घनत्व, और मॉलिक्यूलर वेट M, मॉलिक्यूलर वेट M, ये है बच्चों अणुभार। ये दो कंटेंट रिलेटेड है आपके डिफ्यूजन रेट से, और इससे रिलेटेड ला हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ पाते हैं ग्राहम्स लॉ के नाम से, और उसके फार्मूले मिलेंगे आपको R प्रोपोर्शनल टू 1/√D फॉर डेंसिटी के लिए, और R प्रोपोर्शनल टू 1/√M मॉलिक्यूलर वेट के लिए। और जब मोर देन गैसेज अवेलेबल हो, दो या दो से अधिक गैसेज अवेलेबल हो, देन उनके लिए कंडीशनल फार्मूला अप्लाइड होगा R1/R2 √ D के लिए डेंसिटी के लिए D2/D1, और मॉलिक्यूलर वेट के लिए R1/R2 √ M2/M1। और ये फार्मूले डेरिवेशन में आपको मैं बताऊंगा जब यूनिट पढ़ाऊंगा कि कैसे ये फार्मूले डेराइव होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे होते हैं। तो डिफ्यूजन रेट और डेंसिटी का रिलेशन है कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट से और उनके रेट से। यहाँ इनको एसटीपी और एनटीपी पर भी मेजर करते हैं। क्वेश्चंस में कई बार कुछ वैल्यूज हैं जो हिडन होंगे, दिए नहीं होंगे, बट इस तरह के ये आपको वहाँ लैंग्वेज दी होगी एसटीपी और एनटीपी। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जब ये कंडीशन अप्लाइड करें बच्चों क्वेश्चन में, तो उस समय आपके पास टेम्परेचर का, प्रेशर का और वॉल्यूम का एक सर्टेन वैल्यू है जिसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। वॉल्यूम के लिए जनरली हम लोग जानते हैं कि 1L = 1000 ml।
अगर कोई चेंजमेंट करना हो तो आप इस कंडीशन से चेंज कर सकते हैं, ml का लीटर में और लीटर का ml में। बट जब हम SPP या NPP कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे देन किसी सब्सटेंस के लिए ये वॉल्यूम होता है 22.4 L, 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम है गैसीय सब्सटेंस का वो है 22.4 लीटर, या अगर इसे ml में कन्वर्ट करें 22.4 और इनटू कर दें इसमें 1000 और फिर फाइनल आपको डिजिट मिलेगी 22,400 ml। तो ये इंटरचेंज आप कर सकते हैं वॉल्यूम। टेम्परेचर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, केल्विन टेम्परेचर रखते हैं 273 टेम्परेचर इन दोनों कंडीशंस के लिए अप्लाइड होगा, और प्रेशर का जो वैल्यू है वो 1 atm बेसिकली होता है, और इंटरचेंज करेंगे तो फार्मूला है 1 atm इक्वल्स टू 760 ml। तो अगर क्वेश्चंस में बच्चों नहीं दिया होगा हमें तो ये वैल्यूज हैं जिनको हम वहां पुट अप करेंगे और अकॉर्डिंग टू फार्मूला न्यूमेरिकल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अभी बच्चों फैक्टर्स के बाद जान लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कौन से यहाँ पर यूनिट्स हैं जिनका स्टडी करना है और क्या क्या है उन यूनिट्स में। बिकॉज बेसिक केमिस्ट्री में ये जानकारियाँ अगर कर लेते हैं हम तो आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे वहाँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स में आपका पहला तो ले लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य या पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। एंड सेकेंड चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्ड यूनिट मिलेगा बच्चों ऊष्मा रसायन, ऊष्मा रसायन, और इसे कहते हैं थर्मो केमिस्ट्री। ये आपके लिए बहुत बेस्ट यूनिट्स हैं सिलेबस में जो फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। और जब ये हम लोग पढ़ रहे होंगे टॉपिक्स तो ये सभी फिजिकल फैक्टर्स जिनका आज की क्लास में आपसे डिस्कशन किया है इनका रोल वहाँ समझ में आएगा कि कैसे ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्टेड करते हैं। और इन यूनिट्स में डिस्कशन करें इंटर टॉपिक्स का। तो स्टेट ऑफ मैटर के लिए मैंने कहा कि गैसियस रूल से ही भरा हुआ चैप्टर है, जितने भी मैंने नेम लिए गैसियस ला के वो सारे स्टडी करेंगे और इनके ही फिजिकल कंडीशंस अप्लाइड होंगी। बट जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे तो यहाँ केमिकल चेंजेस का इफेक्ट शो करेंगे, फिजिकल फैक्टर्स पर आधारित होगा। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स और बहुत सारी जानकारियां हम लोग यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में करेंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री का जब स्टडी कर रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ एनर्जी या हीट का रोल है केमिकल्स के। तो सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी या टोटल एनर्जी ई, रिलेशन इसका डेल्टा यू से और डेल्टा एक्स से, एंथैल्पी के। ये सारे सिंबल्स हैं जिनको मैं वहाँ अच्छे से और बताऊंगा कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन इस चैप्टर में सराउंडिंग्स और सिस्टम्स जान पाएंगे, निकाय और तंत्र, इनकी स्थितियां पढ़ेंगे।
सो इक्वेशंस के लिए टोटल एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, कैलोरीज वैल्यू का चेंजेस और साथ ही साथ में एनर्जी बेसिक लॉज हैं उनका भी स्टडी करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर बच्चों हेस लॉ, वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका डेरिवेशन और फार्मूला। तो बहुत अच्छा सेक्शन है बच्चों ये आपका, जो फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में यहाँ क्लासिफाइड किया गया है, उसके यूनिट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ये हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आप देखिए यहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने केमिस्ट्री के लगभग पार्ट्स को पार्ट बाई पार्ट बना करके कंप्लीट किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से पार्ट है जिनका स्टडी होगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो एक दिन का क्लास में आपका इनऑर्गेनिक का रख लूँगा, उसके सारे यूनिट्स लेकर के उनका डिस्कशन कर लूँगा आपसे कि वहाँ पर कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो हम पहले से ही अगर कर लें तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इजी किया जा सकता है। तो बच्चों मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में और नई जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ।